नाज़रीन, हमारे मुआशरे में दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। इन बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सवाल हर एक इंसान के दिल में है। हकीम अली रजा अतर साहब, जिनका कहना है कि हम बीमारियों को, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर 3 से 4 किस्म की होती है। इसकी जो मेन वजह है ना, वो हमारा जो ग़िज़ा का सिस्टम और हमारा खाने पीने का जो सिस्टम है ना, हमारी ज़ुबान में उसको असाबित कहते हैं। इन चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करने से बेकरीज और इस तरह की चीज़ें, कुछ बच्चों में तो जो जेनेटिक तरीके से भी होती है और कुछ में यह है कि इसमें दूध, चावल और मीठी चीज़ें या इस तरह की जो भी चीज़ें बेकरीज की खाने वाली हैं, उसको खाने से भी शुगर जो है हो जाती है। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती ही चली जा रही हैं और इन बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन बीमारियों को हैंडल कैसे किया जाए, ये सवाल हर एक इंसान के दिल में है। और यही जानने के लिए आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि पेशे के लिहाज से हकीम है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हकीम अली रजा अतर साहब, जिनका कहना है कि हम बीमारियों को, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर हम मुआशरे में बढ़ने वाली बीमारियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अली रज़ा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे जानना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पहले तो हम सिर्फ बड़ों बूढ़ों में देखा करते थे, अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं जो इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। क्या सोचते हैं, क्या वजह है इस बीमारी के इतने ज़्यादा अरूज पर पहुँच जाने? पहली बात तो ये है कि इस बीमारी की, वाकई ये बात आप सही कह रही हैं, पहले कोई चंद लोगों को होती थी, लेकिन अब इसकी जो मेन वजह है ना, वो हमारा जो ग़िज़ा का सिस्टम और हमारा खाने पीने का जो सिस्टम है ना। शुगर 3 से 4 किस्म की होती है। एक तो होती है जेनेटिक किस्म की, जिस तरह वो हमारे ब्लड आगे जनरेट करती है। सेकेंडली ये एक होती है काज़ब, शुगर काज़ब, वो तो 40 के प्लस होती है। और फिर इसी तरह एक असाबियत, जिसको हम कहते हैं, हमारी ज़ुबान में उसको असाबियत कहते हैं, यानी कि इन चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करने से, तो आप देख लें, हम जब से बेकरीज और इस तरह की चीज़ें, हम फास्ट फूड में जाए हैं तो उस वक्त से ये केस ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों में। इसलिए एक तो कुछ बच्चों में तो जो जेनेटिक तरीके से भी होती है और कुछ में यह है कि इसमें दूध, चावल और मीठी चीज़ें या इस तरह की जो भी चीज़ें बेकरीज की खाने वाली हैं, उसको खाने से भी शुगर जो है हो जाती है। और यहाँ तक रहा इसका सवाल कि ये कवर क्यों नहीं होती, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई कहता है कि शुगर एक लाइलाज मर्ज़ है, एक्चुअली बात यह है कि हम शुगर को इलाज करने के लिए हमारा जो तरीक़ाकार होता है ना, वो गलत होता है। देखिए, शुगर हमारा, जिसको अंग्रेज़ी में पंक्रियाज कहते हैं, हरफ आम में उसको लबलबा कहते हैं। और लबलबे का फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे वो जो है ना इंसुलिन बनाता है और वो हमारा जो है ना शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। और जब शुगर होती है तो उस वक्त एकदम से शुगर नहीं होती, वो ऐसे है कि जब हमारे लबलबे में कोई फॉल्ट आता है, वो इंसुलिन कम प्रोड्यूस करता है तो हमारा शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, इंसुलिन लेवल कम होना शुरू होता है। तो बदकिस्मती से, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आप देख लें, आप लोग खुद माशाल्लाह, क्या है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम उस कॉज ऑफ डिज़ीज़, ठीक है ना, जैसे कि उसकी वजूहात क्या हैं, तो उसको हम दूर नहीं करते, उसकी तशखीस पूरी तरह नहीं करते, जिसको हम डायग्नोजिंग प्रोसेस में, हम जो इंसुलिन हमारा लबलबा बनाता है, हम उसको बाई माउथ, बाई, चाहे टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, किसी भी फॉर्म में कोई मेडिसिन है, तो उसको हम खाना शुरू कर देते हैं। तो वो जो इंसुलिन की मकदार कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो यही वजह है कि एंड ऑफ द स्टोरी हम उसको इंजेक्ट करके अपनी बॉडी के अंदर धकेलना शुरू कर देते हैं और कभी भी हम लबलबे का इलाज नहीं करते, इसीलिए हम शुगर पे काबू नहीं पा सकते। यही आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि जब बीमारी होती है, शुगर बीमारी होती है किसी भी इंसान को, तो उसका लबलबा कमज़ोर हो जाता है। हम देसी खुराक से, खालिस खुराक से या सादा ग़िज़ा से हम कैसे अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और लबलबे को बेहतर बना सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया बेसिकली, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है उसमें हम सबसे टॉप प्रायोरिटीज़ जो है हमारी डाइट प्लान है, हमारी ग़िज़ा है कि जो हमारे जिस्म के अंदर रिच ब्लड बनाती है और जिस तरह की ग़िज़ा हम खाएंगे उसी तरह का हमारी बॉडी के अंदर खून बनेगा।
तो हम आपने भी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, एक मतवाज़न ग़िज़ा जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं, तो कोई भी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता। हम कोई बंदा दूध पीता है तो वो दूध ही पीते जा रहा है, कोई गोश्त खा रहा है तो वो गोश्त ही खाए जा रहा है, और जो भी कोई किसी चीज़ की हैबिट्स बन चुकी है उसको वो समझता है कि ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। तो किसी भी एक चीज़ के इस्तेमाल से, जैसे कि दूध, चावल और मीठी चीज़ों के बकसरत इस्तेमाल से शुगर हो जाती है। तो हमें बैलेंस में डाइट अपनी को करना चाहिए कि हर चीज़ को खाना चाहिए। और अगर ग़िज़ा के साथ आप कहें तो उसमें ये होता है कि जिन लोगों की फैमिलीज़ में शुगर है उनके लिए रिक्वेस्ट ये है कि वो अपने आप को बिफ़ोर टाइम जो है ना केयर करें। जैसे ही वो मतलब 20 या 20+ होना शुरू होते हैं, अपने आप की केयर करें। उसमें चावल, दूध, मीठी चीज़ें उनका परहेज़ करें, और गोश्त, चने, पकौड़े, ये इस तरह की चीज़ें हमारे मुख्तलिफ डाइट प्लान है, उससे कंट्रोल की जा सकती है अगर वो एहतियात करें, सैर करें और बाकी की एहतियातों के अगर अमल करें। तो एक वज़न का बढ़ जाना हम देख रहे हैं, ख़वातीन में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और बेशुमार ख़वातीन इससे परेशान है, और इसके साथ साथ छोटे बच्चों में भी जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनमें भी शुगर बहुत ज़्यादा जन्म लेती है। तो वज़न का और शुगर का क्या ताल्लुक है, इसको कैसे एलैबोरेट करें? इसलिए कि इसके लिए आपको मैं एक बताता हूँ कि एक एल्कलीन मादा होता है और एक होते एसिडिटीज़। मैं अपने आजकल के अपनी बेटियों, बहनों और बेटों और भाइयों को जो यंग यूथ है उसके लिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि उनको समझ हो कि जब हमारी बॉडी के अंदर एल्कलीन मादे बढ़ जाते हैं ना तो फिर मोटापा भी बढ़ जाता है, और उसको हम एसिडिटीज़ के साथ, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एल्कली और एसिडिटीज़, ठीक है ना। तो हम जब एल्कलीन पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ खाएंगे जिसमें बेकरीज से शुरू हो जाएं, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिससे हमारे बॉडी के अंदर एल्कलीन जो है ना ज़्यादा बनती है, और इसकी वजह से वो ओवर जो फैटनेस वगैरह या वो सारा मोटापा उसी से पैदा होता है। तो हमें बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि इससे बेहतर ये है कि हम अपनी ग़िज़ा को उस ट्रैक में, हम नेचर पे जाएं, हम ग़िज़ा में सब्ज़ियाँ खाएं, फल खाएं, मीट खाएं, और सीज़नली फल और सब्ज़ियाँ अगर हम उसी तरह करते हैं तो कभी भी हम इन बीमारियों से मुब्तला नहीं हो सकते, और हमेशा हम अपने आप को अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबी के साथ, हम तो ये ग़िज़ाओं के साथ ही लोगों का इलाज करते हैं, और हमारी जो दवाइयाँ हैं वो भी तकरीबन ग़िज़ाओं की तरह, हमारे वो कार्ड पे भी लिखा है कि फ्री फ्रॉम स्टीरॉइड एंड ऑल केमिकल्स। सर, आपसे जानना चाहते हैं, लोग हकीमों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, यही कहना है हकीमों का कि हमारे पास हर बीमारी का इलाज है, और डॉक्टर्स जितने भी लोग हैं जो हकीमों के पास जाते हैं जब उनकी इमरजेंसी सिचुएशन में हालत ख़राब होती है तो वो रुख डॉक्टर्स का ही करते हैं, जिस वजह से डॉक्टर्स शदीद क्रिटिसाइज़ करते हैं हिकमत को और हकीमों को। तो क्या सोचते हैं आप, हिकमत कैसा इल्म है और कितना ज़्यादा एग्जिस्ट करता है इलाज के मामलात में, कैसे कहना चाहेंगे? देखें जी, बात यह है कि मैं तो ऐसे कहना चाहूँगा कि 4000 साल पुरानी हिस्ट्री है तिब की। और फिर दूसरी बात यह है, कलाम पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने अगर एक बीमारी भेजी है तो 70 उसके इलाज भेजे हैं। तो पहले तो हमें चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, डॉक्टर हो, हकीम हो, कोई भी हो, किसी भी शोबे में हो, हमें कोई ये हक़ नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें, इसलिए कि कोई भी जिस शोबे में है उसको माहिर होना ज़रूरी है। क्योंकि आम तौर पे एक माकूला है कि नीम हकीम ख़तरा जान, तो इस माकूले को आज की बात नहीं, ये बहुत पुराना मुहावरा है, और उस वक़्त तो ये ना तो एलोपैथिक थी, एलोपैथिक की तो 300 साल से ज़्यादा लाइफ नहीं है, एज नहीं है। तो इसी तरह बाकी के जितने पैथिक्स हैं, हम तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि हम सलूट पेश करते हैं एलोपैथिक में उन जगहों पे, जैसे कि आप ऐसे समझ लें कि 2 शोबों में आई सलूट हिम। मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल पे बताता हूँ, हमारे भाई हैं, नंबर 1 फर्स्ट एड और नंबर 2 सर्जरी। और जहाँ तक हकीमों की बात है, उनसे मैं हाथ बांध के गुजारिश करता हूँ, अताई किस्म के हकीमों की या जो जिस तरह भी, वो उनमें 95% मैं उनको कहता हूँ कि वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि जिनको पता नहीं है, और वो किताबें खोल के कुछ चंद एक नुस्खे लेकर और लोगों को ये यूट्यूब पे, और बड़ी माजरत के साथ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, बड़े ये एक मैसेज है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने आप के अंदर कोई शर्म और हया होनी चाहिए कि किस तरह की वीडियो वो अपलोड करते हैं, और उनसे जो अच्छे लोग हैं उनका भी नाम बदनाम होता है। अल्लाह के हिकमत के बारे में ये इतना खूबसूरत और इतना अल्लाह की बारगाह की ख़ास तोहफ़ा है। अल्लाह कहता है जिसको मैं हिकमत अता करता हूँ कसीरुल कदर ख़जाना अता करता हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसमें 95% तो हमारे हकीम भाई ऐसे हैं
और मैं उनको हकीम समझता ही नहीं, ना वो अल्लाह ने उनको अता किया है, वो खुद साख्ता ही है, वो जो पता नहीं क्या है, अल्लाह उनको हदायत दे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, आपने हमसे बात की और हमारे तक, हमारी आवाम तक, हमारे देखने वालों तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाया। आखिर में एक ऐसी बीमारी का छोटा सा तस्करा करेंगे, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी एक ऐसी बीमारी है जो हमारी जवान नस्ल में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम नेचुरल डाइट से, आम ग़िज़ा से कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? जी, ब्लड प्रेशर के बारे में आप सिंपल अगर इसका मीनिंग्स निकालें ना, ब्लड कहते हैं खून को, प्रेशर कहते हैं खून के प्रेशर का अप्स एंड डाउन हो जाना, ठीक है ना, अप हो जाना या डाउन हो जाना। तो हमारी नज़र में ये एक इलामत है, एक सिम्टम है, ये डिज़ीज़ नहीं है। हाउ इज़ द कॉज ऑफ डिज़ीज़, इसकी डिज़ीज़ की कॉज क्या है? इन्फेक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, और कहीं भी बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन होती है तो हमारे खून का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो उसको हमारी ज़बान में कहते हैं कि बुलंद फशारे खून, ये अरबी का लफ्ज़ है, बुलंद फशारे खून, खून का जो फशार है वो बढ़ गया, बुलंद हो गया। तो इसी तरह जब लो ब्लड प्रेशर में भी ये होता है कि वो लो फशारे खून हम उसको कहते हैं। तो जैसे ही हमारे जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की या खुश्की गर्मी की ज़्यादती होती है तो हमारे खून का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हमारे खून के अंदर खुश्की सर्दी या सर्दी खुश्की की ज़्यादती होती है तो वो प्रेशर जो है डाउन हो जाता है, तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो लिहाजा हम तो इन चीज़ों को सबसे पहले डायग्नोज करते हैं कि इसकी क्या कॉज है, किस तरह ये मतलब इसके खून के अंदर सर्कुलेशन जो है वो तेज़ है, कम है, किस वजह से है, उस वजह को दूर करते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से वो ठीक हो जाता है इंसान। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने उन बातों पर, उन पहलुओं पर रोशनी डाली जिन पर आमतौर पर डाली नहीं जाती। यहीं पर अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।